हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राजनगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी बीएसपी से रहे थे और बहुत ही कम अंतराल से इनका हार का मार्जिन था। अब ये कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो हम चर्चा करते हैं किन नीतियों को देखकर ये कांग्रेस में आए हैं और आगामी कांग्रेस की जो योजना है उन तमाम योजनाओं के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप बीएसपी में थे और राजनगर से आप तैयारी कर रहे थे, तो कांग्रेस में जोड़ने का आपका पहला उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। विनोद कुमार पटेल, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा राजनगर और ओबीसी महासभा से प्रदेश महासचिव हूँ। जो कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं, माननीय कमलनाथ जी की नीतियों के हिसाब से हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि कमलनाथ जी का जो ओबीसी माध्यम की नीति है कि 27% आरक्षण कर देना, अपनी पार्टी में 52%, कांग्रेस पार्टी में 52% आरक्षण राजनीतिक पार्टी में देना, ये नीतियाँ हमें माननीय कमलनाथ जी की बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में। वर्तमान में आप राजनगर से उम्मीदवारी कर रहे हैं कि कांग्रेस को टिकट मिलेगी, और कांग्रेस को मैं वर्तमान में एक मजबूत दावेदार, मजबूत चेहरा जो सालों से जीतते आ रहे हैं, तो पार्टी का क्या रुझान रहेगा टिकट वितरण को लेकर, क्या उम्मीद है आपकी? नहीं, माननीय दिग्विजय सिंह ने और माननीय कमलनाथ जी ने हमसे कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करें और पार्टी में काम करें। हमारा सर्वे हो रहा है, अगर आपका सर्वे में नाम आता है तो आपको भी वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसलिए मैंने माननीय दिग्विजय सिंह के कहने से और कमलनाथ जी के कहने से पार्टी ज्वाइन की। अगर सर्वे में मेरा नाम आता है तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ सकता हूँ। मैं भी तो नेता हूँ, 30,000 वोट मंथली है मुझे वहाँ से। बीजेपी भी एक बड़ा नाम है, एक बड़ी पार्टी है। आप बीएसपी से थे, कांग्रेस ही क्यों चुना कि मुझे कांग्रेस में ही जाना है, जबकि बीजेपी में भी राजनगर से आपको एक अच्छी उम्मीदवारी मिल सकती थी, टिकट मिल सकती थी, क्योंकि अभी वहाँ पर वर्तमान में अगर जो स्थितियाँ देखी जाएँ तो बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस हमारी पुराना घर है, हम खानदानी कांग्रेसी हैं, तो जहाँ जिसका खानदान से संबंध रिलेशन होता है वो वहीं जाता है। बाकी भाजपा में हमारा मतलब वहाँ की विचारधारा अलग है, कांग्रेस पार्टी की और ओबीसी की विचारधारा एक थी, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को ही चुना। वर्तमान में देखा जाए तो ओबीसी महासभा एक बहुत मुख्य बिंदु है जो निर्णायक रहेगा, कहीं ना कहीं विधानसभा के निर्णय में बहुत अहम योगदान निभाएगा। ओबीसी महासभा को रिझाने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ओबीसी महासभा की क्या मंशा रहेगी चुनाव में, किन मुद्दों पर किस पार्टी को समर्थन करने वाली है? देखिए, ओबीसी महासभा उस दल के साथ है जो उसके साथ है। जो बात ओबीसी महासभा की मानेगा उसके साथ ओबीसी महासभा रहेगी, ना कि कांग्रेस ना भाजपा। जो उसकी शर्तों के ऊपर चलेगा उसके साथ रहेगी। तो और हमारे लगभग 90% के 99% कांग्रेस पार्टी और ओबीसी की विचारधारा एक ही है। तो अगर माननीय कमलनाथ जी ओबीसी की बातों को मानते हैं और जो कोर कमेटी शर्त रखते हैं, मतलब बात उन्होंने मांगी है उसको मानते हैं, तो ओबीसी महासभा ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगी। आप पिछली विधानसभा में भी प्रत्याशी रहे हैं, इन 5 सालों के दरमियान में आपने क्या देखा, या क्योंकि एक होता है ना कि हार से ही जीत का मंत्र मिलता है, तो आपने क्या कमियां देखी, या कि जो इस विधानसभा में अगर आप प्रत्याशी बनकर आते हैं तो उन कमियों पर आपको काम करना है, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, अगर मेरा सर्वे में नाम आता है, माननीय कमलनाथ जी मुझे वहाँ से प्रत्याशी अगर बनाते हैं, तो भाजपा पार्टी को 20,000 वोटों से हरा करके आऊँगा, क्योंकि वहाँ बहुत गुट बाकी है। तो एक गुट कहीं जाएगा, दूसरी गुट हमारे साथ आएगा। तो बाकी हमने SC ST OBC में काम किया है लगभग 10 सालों से, तो उसका भी सब SC ST OBC के साथ ही हमारे साथ में है कि आपको जहाँ से भी टिकट मिलती है हम वहाँ से आपको साथ देंगे। तो ये मान सकते हैं कि आपके लिए बैकअप वोट का एक बहुत बड़ा जो है वो SC ST और OBC महासभा आपके लिए बैकअप वोट साबित हो सकती है? जी जी, बिल्कुल बराबर हमारे साथ ही है। अभी हम लोग विधानसभा, राजनगर विधानसभा का भी दौरा किया है, तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान विधानसभा की स्थिति है या वर्तमान नेता है, तो जनता में काफ़ी उदासीनता है, या उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं, और आप कांग्रेस का चेहरा बनकर जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको जनता आपके व्यक्तिगत व्यवहार से मत करेगी, या कांग्रेस के चेहरे पर आपको वोट मिलेगा? चुनाव दो ही प्रकार से होता है, व्यक्तिगत भाव से भी होता है और पार्टी से भी होता है। तो व्यक्तिगत भाव हमारा है
SC ST OBC का और कांग्रेस पार्टी का चेहरा बन के अगर जाएंगे तो वहाँ से सारे वर्ग के वोट अपने खाते में आएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे वहाँ से टिकट मिलती है तो मैं 20 या 30 हज़ार वोटों से BJP पार्टी को हरा सकता हूँ। वो चाहे जिसको भी मिल जाए, चाहे OBC वाले को मिल जाए और चाहे मतलब जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको भी मिल जाए। वहाँ पे और भी प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए टिकट मांग रहे हैं। अगर पार्टी से उनकी टिकट कटती है और वो निर्दलीय आते हैं सामने, तो कहीं ना कहीं फिर आप बोल रहे हैं कि आप बीजेपी से आपका मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी है, पर वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि वो भी एक बहुत बड़े चेहरे हैं। जैसे मुन्ना राजा भी अपनी तैयारी में है, घासीराम पटेल जी भी तैयारी में है, पार्टी टिकट एक ही मिलनी है, तैयारी काफ़ी सारे लोग हैं। अगर वो आश्वस्त नहीं हो पाते हैं, असंतुष्ट रहते हैं और वो निर्दलीय आए, तो फिर आपके लिए कितना बड़ा एक चैलेंज बनकर आएगा। वहाँ राजनगर विधानसभा निर्दलीय का कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सापा से माननीय सत्यव्रत चतुर्वेदी बंटी भैया भी रहे तो वहाँ कोई पार्टी का अस्तित्व नहीं है। तो वहाँ दोनों पार्टियों का अस्तित्व है कि कांग्रेस और BJP। मतलब हम ये माने कि राजनगर विधानसभा व्यक्ति विशेष की नहीं, सिर्फ कांग्रेस और BJP इन दो चिन्हों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा तीसरा चिन्ह कोई जनता ना देखेगी, ना उस पर वोट करेगी। नहीं करेगी। वो BJP और कांग्रेस, और लगभग 90% BJP को वोट नहीं करेगी, 90% वोट कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि BD शर्मा ने इतना अत्याचार अन्याय किया है राजनगर विधानसभा में। और तो उस हिसाब से वो BJP से जनता राजनगर की त्रस्त है, क्योंकि फर्जी मुकदमे लगाए, 302 76 फर्जी मुकदमे लगाए। ऐसे कोई गांव नहीं है कि जहां BJP के कार्यकर्ताओं ने और दलालों ने उनको लूटा ना हो। आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, टिकट आपकी मिलती है, तो हम आपके व्यक्तिगत मुद्दे या आपकी जो योजनाएं हैं वो जानना चाहेंगे, जिन योजनाओं के साथ आप अपने व्यक्तिगत व्यवहार से जनता तक पहुंचेंगे। क्या ऐसी आपकी योजनाएं रहेंगी जिनसे आप लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्तमान में कांग्रेस से भी लोग असंतुष्ट हैं, तो आप किस तरीके से लोगों को संतुष्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो किसान वहाँ का परेशान है। किसानों को ना तो कोई मुआवजा दिया जाता है, और अभी हाल में जो गायें जो सड़कों पे घूम रही हैं, किसानों की फसलों को खा रही हैं, तो मैं सबसे पहले तो किसानों के लिए वो जितनी भी 5 एकड़ तक ज़मीन वाले की सबसे पहले जाके के तार फेंसिंग करवाऊँगा। एक मुद्दा सब मेरा यही रहेगा, तार फेंसिंग होगा। जो शिक्षा में इन्होंने भाजपा सरकार ने एक योजना बना दी बच्चों के लिए, जो मध्याह्न भोजन वाली, कि वो वहाँ पढ़ाई तो होती ही नहीं है, जाके वो उस मध्याह्न भोजन को और खीर पूरी को या सब्जी को देखते रहते हैं, वहाँ पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले विधानसभा उठाऊंगा कि इस मुद्दे को, शिक्षा को, जो उन्होंने कक्षा 1 से 8वीं तक ऐसे पढ़ाना, पास करना फ्री कर दिया है। जब नींव नहीं रहेगी बच्चों की, तो मंजिल कहाँ से खड़ी हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले ये सारे जितने बोर्ड बने हुए थे, इस बोर्ड शिक्षा के बोर्डों को भी लागू करवाऊंगा, जिस प्रकार से और खाद बीज, मतलब इस प्रकार की जो परेशानियां हैं किसान को ही हैं। और जो राशन कार्ड बनते हैं वो भी बनना बंद कर दिए। मतलब ऐसी सारी योजना BJP सरकार ने जो चलाई हैं, मतलब के पेट्रोल डीजल, कहाँ से टमाटर, अब कहाँ से बताया, तो ये सब हम किसानों के बीच में ले जा कर के जाएंगे, और जो जनहितैषी मुद्दे होंगे, जो किसानों को और गरीब जनता के लिए लाभ होगा, उसके सारे मुद्दे लेकर के हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ राजनगर विधानसभा से पूर्व BSP प्रत्याशी और वर्तमान में ये कांग्रेस में आ चुके हैं। कहना है कि अगर ये राजनगर से चेहरा बनकर सामने आते हैं तो किसान के मुद्दे जो मुख्य रूप से उठाएंगे, किसान के पे ही पूरा चुनाव लड़ा जाता है और अंत में परेशान ही किसान रहता है 5 साल बाद भी। इन तमाम योजनाओं को लेकर कांग्रेस का क्या रणनीति रहेगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अगले विधानसभा के अन्य प्रत्याशियों से भी रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।